नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। 5 बजने को है और वक्त हो गया है पूछता है इंडिया का। आज हमारी खास पेशकश पीएम मोदी के उस बयान पर है जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ये आरएसएस की प्रार्थना है जिसमें कहा जाता है कि प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं। लेकिन जब पहली बार लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इसी आरएसएस की तारीफ की तो सियासी घमासान मच गया। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी ने संघ को लेकर क्या कुछ कहा। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। बस क्या था, पीएम मोदी ने जैसे ही आरएसएस का गुणगान किया विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला और हमला बोल दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। पर आप सुनिए कि लाल किले को लेकर जहां पर पीएम मोदी ने भाषण दिया था, आरएसएस का जिक्र किया था, उस पर उन्होंने कहा है कि वो चिंताजनक है। ये धर्मनिरपेक्ष देश की भावना का खुला उल्लंघन है। जयराम यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि आरएसएस का नाम लेकर पीएम मोदी ने संगठन को खुश करने की कोशिश की है। यह भी दावा किया कि पीएम मोदी मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं और कार्यकाल विस्तार के लिए उन्होंने आरएसएस का नाम लिया है। साथ ही जयराम रमेश ने आरएसएस का नाम लेना लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया है। यानी कि पीएम मोदी का आरएसएस की तारीफ करना कांग्रेस को चुभ गया है। इसको लेकर विपक्ष हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। I just wanted to ask the Prime Minister, what is this NGO has done other than dividing people in this country for the last 100 years or odd? This NGO has produced a person called Godse who has killed Bapu. ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कोई ऐसा दुनिया में संगठन नहीं है जिसने जितना काम करके सेवा का दिखाया है, वो बधाई का पात्र है। तो देश के प्रधानमंत्री तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। और 2 प्रचारक जिस संगठन ने देश को माँ भारती की सेवा के लिए दिया, वो संगठन कितना बड़ा होगा। अब आपको ये बताना जरूरी है कि आरएसएस से बीजेपी का संबंध आखिर क्या है और कितना पुराना है। आरएसएस की स्थापना 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगोवार ने की थी। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है और 2025 में विजयादशमी को 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा पर बीजेपी चलती है और बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक संगठन भी है।
राजनीति में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरएसएस बीजेपी से करीब है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसे खुद को अलग बताती रही है, वैचारिक मतभेद का हमेशा दावा करती रही है। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम ने संघ की तारीफ की है, लाल किले से तारीफ की है। कई सवाल है जो आज हम पूछेंगे, इसीलिए पूछता है इंडिया। पीएम मोदी की आरएसएस की तारीफ से विपक्ष क्यों परेशान है? संघ की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना कितना जायज है? और एक और अहम सवाल है जो हम पूछेंगे कि विपक्ष का दावा सही है कि आरएसएस का आजादी में योगदान नहीं है? ये वो तमाम सवाल है जो पूछता है इंडिया में। आज हम तमाम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हैं, जिनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके वक्तव्य क्या है। अनंत अमित है, प्रवक्ता है बीजेपी से। बिलाल अहमद खान है, नेता कांग्रेस से। प्रोफेसर राहुल आर्यन है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इसी बात पर होगी। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, साथ ही साथ संदीप मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज तमाम देशभक्ति के गीत है जो गाए जा रहे हैं। और अनंत अमित जी, एक बात साफ तौर पर और किसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के शीर्ष नेतृत्व ने कही है। आरएसएस को इसी साल 100 साल पूरे होने वाले हैं और जगह जगह आरएसएस अपनी कैंपेन तो कर ही रहा है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा को एक इतने बड़े मंच से आज के दिन साझा करना, क्यों विपक्ष इस पर अपनी टिप्पणी कर रहा है? क्या विपक्ष को यह बात बुरी लग गई है? अनंत अमित जी, कंचन जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं पूरे देश को आपके माध्यम से और इंडिया लाइव के माध्यम से बधाई देता हूं और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। कंचन जी, सर्वप्रथम यह है, सबसे पहले ये लोगों को समझने की जरूरत है और कांग्रेस को भी ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस है क्या। मुझे लगता है कि आरएसएस के कार्य और आरएसएस ने क्या किया है और आरएसएस क्या करती है, ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से जो बातें कही है, वो बात कोई नई बात नहीं है। हमारे दो प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ के प्रचारक रहे हैं, माननीय मोदी जी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। और संघ ये कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती के लिए तुझे मेरा सब कुछ समर्पित। ये हमारा स्लोगन है आरएसएस का। और आरएसएस इस वर्ष अपनी शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है दशहरा के दिन, जैसा कि आप बता रही थी। और कांग्रेस को यह भी जानने की जरूरत है कि कांग्रेस ने किस तरीके से, कांग्रेस के तमाम नेता, ये देश में 100 साल से आरएसएस जो काम कर रहा है, ये कंचन जी देश की जनता को आपके माध्यम से और कांग्रेस को बहुत जरूरी है जानना, संघ करता क्या है। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से भारत के जनजातीय क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा काम करने वाला नाम है तो उसका नाम है वनवासी कल्याण संघ, जो कि आरएसएस का विंग है। आज भारत के दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है तो सेवा भारती है। आज बच्चों के स्कूलों के क्षेत्र में अगर काम करने वाला है, 30,000 स्कूल पूरे देश में है हमारे, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानी जाती है, वो आरएसएस चलाता है। आज जिस तरीके से आरएसएस की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा है, पूरे देश में इसके युवाओं की एक संगठन है, वो आरएसएस का संगठन है। और मैं सबसे धर्म की बात अगर करें तो धार्मिक सबसे विश्व हिंदू परिषद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो आरएसएस का विंग है। और अगर बात करें हम भारतीय मजदूर संघ की बात करें तो बीएमएस जो है वो संघ का संगठन है। और मैं इनको कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से ये कह रही है कि बार बार, तो कांग्रेस के ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसके लिए डाक टिकट जारी किया? आरएसएस के प्रमुख के लिए कौन जारी किया? उसके बाद राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी जी आरएसएस के कार्यालय में जाते हैं। उसके बाद 1962 के युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं और वो संघ की तारीफ करते हैं। और 1963 में 26 जनवरी को सवाल खड़ा हो रहा है, इसीलिए अमित जी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये पहली ऐसा मौका नहीं है, लेकिन आज के दिन पीएम मोदी का ये कहना अपने आप में राजनीतिक गलियारों में एक बहस को छेड़ दिया है। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र सिंह जी, मोहन भागवत अमूमन ये कहते आए हैं कि हमें धर्म से ऊपर चलकर देखना है, ये वो वक्त नहीं है जब हमें हिंदू या मुस्लिम करने की जरूरत है। कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब मोहन भागवत का ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त के साथ साथ आरएसएस की सोच, आरएसएस की प्रक्रिया, आरएसएस की शैली में बदलाव आया है। ऐसे में अगर आरएसएस की तारीफ पीएम मोदी कर रहे हैं तो क्यों चुभ रहा है ये विपक्ष को? जी नमस्कार कंचन जी, हमारे पहले साथियों का, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि मोहन भागवत जी अगर ये कह रहे हैं तो क्या वो
गोलवलकर जी की, एसएस गोलवलकर साहब की जो किताब है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने जो लिखा, हिंदू संस्कृत राष्ट्र जीवन को अपनाना होगा, अन्यथा जो मुस्लिम और ईसाई है वो हिंदुस्तान छोड़ दें, उनको कोई और ठिकाना खोजना होगा। उसका कभी उन्होंने किया कि गोलवलकर साहब ने गलत लिखा है? क्या आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी अगर उस संगठन का नाम ले रहे थे तो क्या उनको ये नहीं मालूम है कि आजादी के बाद कई दशक तक उनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया? क्या वो बोलते समय वो नहीं किया कि आरएसएस कहती है कि हम आरक्षण के विरोधी, आरक्षण की समीक्षा की बात करती है, दलितों गरीबों को उनके हक से वंचित करना चाहती है? तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी क्या अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उस आरएसएस को, जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे राष्ट्र विरोधी हो, चाहे वो देश में बंटवारे की बात करता हो, देश के समाज में विद्वेष पैदा करता हो, उसकी तारीफ कर रहे हैं? दूसरी बात, कंचना जी, प्रधानमंत्री जी 103 मिनट के भाषण में, लंबा भाषण था, उबाऊ भाषण था, लेकिन तथ्यों से परे रहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सड़क पर विरोध की बात की, सड़क पर विरोध से काम नहीं। जिस नेतृत्व में संसद ही ऑपरेशन सिंदूर पर बात किया, टैरिफ पर बात किया, कई अहम मुद्दों पर बात किया धर्मेंद्र सिंह जी। मैं उन सब पर, उन सारी बातों पर मैं आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री जी, जो पहली संसद भारत की चली थी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जो पिछला कार्यकाल पूरा हुआ, उसके कार्य दिवसों में देखेंगे तो 1/3 का अंतर है। 1/3 संसद जिसके नेतृत्व चलती है वो कह रहे हैं कि हम कानून बनाने के लिए बैठे, सड़कों पर विरोध न करें। आप लगातार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। धर्मेंद्र जी, आरएसएस से क्या आपत्ति है? धर्मेंद्र जी, आप लोगों को आरएसएस से क्या आपत्ति है? धर्मेंद्र जी, आरएसएस से आपत्ति किसी संगठन से हम लोग कोई नहीं हो सकती, लेकिन वो राष्ट्र की बात करें। राष्ट्र की बात तो बिल्कुल राष्ट्र की बात की थी, अपने भाषण में राष्ट्र की ही बात कर रहे थे। क्या आरएसएस की आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन आपत्ति जनाना नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जो आरएसएस डॉक्टर हेडगेवार जी और बाद में डॉक्टर गोलवलकर जी के नेतृत्व में ये कहती रही कि हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे नहीं, देश को आजादी की हमें जरूरत नहीं। जो 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की में अपने कार्यकर्ताओं को रोकती है भाग लेने से, उस आरएसएस की लाल किले के प्राचीर से जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो नाम लेना देश का अपमान है, उन स्वतंत्र वीरों का अपमान है जिन्होंने अपनी ये अपमान कैसे देखा जा रहा है आनंद जी? एक विचारधारा जो जग जाहिर है, और बीजेपी आरएसएस, ये आज का वक्त नहीं है जो बीजेपी को आरएसएस से जोड़कर या आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर एक विचारधारा की लड़ाई है और आज के दिन अगर पीएम मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? क्यों आरएसएस के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल कंचन जी, आपका सवाल बड़ा जायज है। एक, जिस तरीके से आज भारत में पिछले 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है और तमाम विरोधी देशों को भी हमने एक सबक सिखाने का काम किया, उनके स्वाभिमान को और अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए भारत ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। और जिस तरीके से 1965 में मैं आता हूं कंचन जी, 1965 की बात धर्मेंद्र जी आपको याद होगा, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते थे और उन्होंने 1965 के ऑल इंडिया मीटिंग्स में भारतीय जनसंघ को नहीं बुलाए थे, लेकिन आरएसएस के प्रमुख को उन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग में। यानी कि आरएसएस की उस समय भी उपयोगिता थी। कंचन जी, आरएसएस में हमें एक शब्द कहा जाता है प्रसिद्ध प्रांगमुख। प्रसिद्ध प्रांगमुख का मतलब होता है प्रसिद्ध से विमुख होकर। आज आरएसएस के हजारों प्रचारक ऐसे हैं जो अपने गांव, घर, अपनी बस्ती, अपने संपत्ति को दान देकर अपने स्वयं अपने, और आरएसएस में यह भी है कि जो प्रचारक अपने शहर में नहीं होता, दूसरे शहर में जाकर सारी संपत्तियों को त्याग कर, अपनी सारी संसाधनों को त्याग कर, यहां तक कि अविवाहित जीवन जीते हैं और सिर्फ उनकी एक मंशा होती है कि देश की सेवा कैसे की जाए। तो और क्या देश की सेवा के खिलाफ यहां पर बात रखी जा रही है? कांग्रेस से एडवोकेट बिलाल खान है, नेता है, जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। बिलाल खान साहब, क्या देश की सेवा से परेशानी है? क्या आरएसएस की सोच से परेशानी है, या बीजेपी जो बोले उससे आप लोगों को दिक्कत होती है? आरएसएस से इतनी नफरत क्यों? देखिए, आरएसएस से हमें नफरत नहीं है। आरएसएस को इस वक्त देश के प्रधानमंत्री से नफरत है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी लगातार टारगेट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की एज को लेकर, देश के प्रधानमंत्री के काम को लेकर, जो इनकी विचारधारा थी उससे हट चुके हैं भाजपा वाले। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो पदों पर बैठे, चाहे मोहन भागवत जी हों, उससे नीचे वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है,
आज हम ये सिचुएशन करें, देश की जब बात आती है तो देश की बात के लिए हम लोग जितने भी सारे पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, सब देश के लिए खड़े होते हैं। जितने भी अलायंस पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, सब देश के साथ खड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा, एकजुटता देखी, और यही एकजुटता देश के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और जितने भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए अलायंस, उन्होंने दिखाने का काम किया है। आपको खुद पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज में जिस तरीके से सवाल पूछा जाता पार्लियामेंट के अंदर, ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते। पार्लियामेंट के अंदर सवाल हमेशा राहुल होते गांधी हैं, हमेशा होते लगातार हैं। करते रहे। एडवोकेट बिलाल खान साहब, ट्रंप हमने तो ओपन देखा की किस तरह का जुबान प्रोटेस्ट बंद विपक्ष करते आ रहा है, किस तरह का ट्रंप प्रोटेस्ट ने विपक्ष 30 करते आ फायर रहा के है। ऊपर 30 सांसदों को चुनाव आयोग बुलाता है, 300 पहुंच जाते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ना। प्रोफेसर राहुल आर्यन है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, इतना बड़ा दिन है आज देश में हर तरफ आजादी की बातें, आजादी की कहानियां कही जा रही हैं, देशभक्ति के गीत हर कोई सुनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आरएसएस के 100 साल क्योंकि पूरे होने वाले हैं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, विजयादशमी पर जो भव्य तस्वीरें हमें उस दिन देखने को मिलेंगी, क्यों एक फॉल्स नैरेटिव, एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश यहां पर तमाम आप विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है? क्या आरएसएस से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? देखिए कंचना जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह और संगठन से किसी को कोई नफरत नहीं है। सवाल विचारधारा का है, सवाल व्यक्ति का है ही नहीं, सवाल संगठन का है ही नहीं, सवाल विचारधारा का है कि कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष संगठन किस विचारधारा के साथ आगे चल रहा है और उस विचारधारा से कि आप किस प्रकार से मुखालफत करते हैं। जिस प्रकार से आरएसएस की विचारधारा है, वो विचारधारा एक होमोजीनियस राष्ट्र की बात करती है। नहीं राहुल हमारा आर्यन जी, हमारा कुछ जो समय राष्ट्र पहले ही मोहन भागवत का ये बयान सामने आया था कि हमें हिंदू मुस्लिम से ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए, हम धर्मनिरपेक्ष देखिए बयान क्या आता और है, आरएसएस के शीर्ष से अगर ऐसा बयान आ रहा है तो आप उस बयान को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या आर्यन खान जी? तो और मोहन भागवत जी ये भी तो कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस बयान को भी तो, उस बयान पे भी तो बात होनी चाहिए। राहुल आर्यन जी, हर तरह के बयान है, मुझे ये समझाइए कि क्या आप लोगों को आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है? आरएसएस की विचारधारा से प्रॉब्लम है कि बीजेपी आरएसएस, हम क्या इसको अलग करके नहीं देख पाते हैं? नहीं, बीजेपी आरएसएस कुछ है ही नहीं। उनको ये एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों कभी उनके पास जाते हैं, वो कभी उनके पास जाते हैं। जैसे भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा, जेपी नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जब 75 साल के करीब पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो उनको आरएसएस की जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, समय के हिसाब से करते रहते हैं। जहां कहीं भी उनको लगता है कि प्रतिरोध करना है वो करते हैं, फिर लगता है संगम शरणम गच्छामि करनी है तो वो करते हैं। वो उनका अपना घर का मामला है, वो जिस हिसाब से करे। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हम एक विविधता भरे राष्ट्र हैं। इस राष्ट्र का निर्माण यूरोपीय कल्चर से नहीं हुआ है। ये राष्ट्र हजारों साल की है। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, राष्ट्र के 100 साल नहीं पूरे हो रहे हैं। राष्ट्र के हजारों साल से ये राष्ट्र चला रहा है और अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग समूहों के आधार पर ये राष्ट्र बना है। संदीप मिश्रा जी, क्या ऐसा कोई वक्त है जो आप याद कर सकते हैं जहां बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग तौर पर देखा गया हो? आरएसएस को आप भले ही इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, लेकिन क्या वो वक्त आया है जब बीजेपी को आप आरएसएस से अलग देखते हैं? अगर ये चीज हमेशा से रही है, ये चीज ऐतिहासिक रही है, तो इस पर इतनी अलग अलग तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है? क्यों विपक्ष को आरएसएस, और अगर पीएम मोदी आरएसएस का जिक्र आज कर रहे हैं इतने बड़े दिन पर, तो क्यों चुप रहा है? आपको क्या लगता है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? कंचन जी, अगर पहली बात तो आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात कहूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर संघ की शाखा में कभी गए होंगे तो मेरा नाम संदीप मिश्रा है, सपा के प्रवक्ता का नाम धर्मेंद्र सिंह है, रंजन सिंह है, लेकिन हम लोग जब नाम किसी का बुलाते हैं तो संदीप जी बुलाएंगे, धर्मेंद्र जी बुलाएंगे, लेकिन सरनेम नहीं किसी का लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जाति से समाज को बांटना नहीं चाहते। तो जब यहाँ पे सारे लोग पीडीए एजेंडा वाले बैठे हैं, जिसको सबके सरनेम से मतलब है, अगर मेरा सरनेम उनकी पार्टी को सूट नहीं करता है तो मैं उनके लिए किसी महत्व का ही नहीं हूं। तो ऐसा संगठन जो पीडीए की बेसिक स्ट्रक्चर पे अटैक करता हो तो उससे तो दिक्कत होगी ही। सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दें, आप आम आदमी के बैठे हुए हैं, 27 नवंबर किस महापुरुष का जो है मृत्यु दिवस है? 27 जून किस महापुरुष का जन्म दिवस है? बता दीजिए आप लोग। आप लोग समाज को इस तरह से पीडीए में बांटते हैं। मैंने 2 तारीख बोली है।
अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। बताइए धर्मेंद्र जी, इसका जवाब दे दीजिए। पीडीए को लेकर लगातार आप लोग पर हमेशा ही सवाल उठते आए हैं। उसका जन्म दिवस है और जन्म मरण दिवस है। आप बस यही दो चीज मुझे बता दीजिए। अभी आपका सारा देखिए, मंडल कमीशन को जो लेकर के आया उसको तो ये लोग भूल गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का एक बार भी ये लोग नाम नहीं लेते, लेकिन समाज में जो है बांटने का काम करते हैं। और जब संगठन, आखिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति 100 साल पुरानी नहीं है, संघ की दी हुई नहीं है, तो आप कहिए ना हमारी सनातन संस्कृति है और संघ सनातन संस्कृति को लेकर के चलता है। ठीक है, ये आपकी अपनी राय है। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए। पीडीए को लेकर लगातार आप लोग पे हर मंच पर सवाल उठते ही आए हैं। देखिए कंचना जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि हमसे इतिहास और दिन तारीख की जानकारी चाहते हैं, अपनी वैचारिक बात नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, 27 नवंबर को गुरु नानक देव का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, लेकिन संघ के लोगों को उनकी कहां से, संघ के लोग क्या, संदीप जी बताएंगे। मैंने किताब का उल्लेख किया तो 1939 में जो गोलवलकर साहब ने लिखा था, मैं उनका मूल लाइन पढ़ देता हूं, इसको बताइए इस पर आपके क्या विचार है। The foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language or may stay in country wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing deserving to privilege, less any preferential treatment, not even citizens' right। इस पर आपका क्या विचार है? या उसी किताब में आगे लिखते हैं, to keep up the purity of the race and its culture। जर्मनी से उन्होंने उदाहरण दिया, जर्मनी said the word by pushing the country of the Semitic race, the Jewish and good lesson for us to Hindustan learn the profit। ये कहते हैं, इसको आप मानते हैं कि जो जर्मनी में जूस के साथ हुआ उस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ये आपके शीर्ष पुरुष लिखते हैं। उस संगठन के प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं तो स्वाभाविक आलोचना होगी। गोलवलकर जी आप उसी किताब में लिखते हैं, इवन सिंस द इविल डे। धर्मेंद्र जी, पीडीए को लेकर आप लोग जवाब कम दे पाते हैं। मैं आऊंगी संदीप मिश्रा जी। मैं रंजन सिंह का रुख करना चाहूंगी, एलजेपी से प्रवक्ता हैं, उनकी स्टेटमेंट में नहीं ले पाई हूँ। रंजन जी, ये भी आरोप लग रहा है कि अब क्योंकि समय बदल रहा है तो आरएसएस का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। कंचन जी, गुड इवनिंग। सभी भाई को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कंचन जी, शुरुआत में मैं बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहा था सारे पैनलिस्ट भाइयों का। जिस तरीके की बात ये विपक्ष करते हैं, इनकी मानसिकता को रीड करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के एजेंडा को हिंदुस्तान में लेकर चलाना चाहते हैं। ये मुद्दा की बात करते करते इन्होंने मोदी का विरोध शुरू कर दिया। आरएसएस संस्था का विरोध करते करते इन्होंने सेना का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये भगवा का विरोध करते करते भगवान का विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी धर्म विशेष कोई संगठन हो, लेकिन अगर माँ भारती के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के लिए अगर समर्पित हो, तो इनको पीड़ा क्यों होती है? मैं आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आप देश में देख लीजिए, कोई भी आपदा आता है सबसे पहले अगर एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है तो पैरेलली आरएसएस का संगठन भी पहुंच जाता है। आरएसएस सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित एक ऐसी संस्था जो राष्ट्र के निर्माण में एक एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। 110 करोड़ हिंदू की भावना अगर अपने भगवान से जुड़ा हुआ है, अगर उसके भगवान से जुड़ा हुआ है, हम तो ये नहीं कहते कि मुस्लिमों का जो आस्था हो वो अल्लाह से ना जुड़ा हो, या ईसाइयों का यीशु से ना जुड़ा हो, भगवान यीशु से। हम तो हर धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उम्मीद भी हम यही करेंगे। लेकिन ये लोग राष्ट्र प्रेम के अपने दिखावे में, ये इस तरह के नैरेटिव सेट कर देते हैं कि 110 करोड़ हिंदुओं को भावना को आहत सड़क पर भी करते हैं, संसद में भी करते हैं। जी ठीक है, आज पीएम मोदी का आरएसएस को, हाँ बोलिए सर, आप अपनी बात। जिस तरीके से अभी मैं सपा के प्रवक्ता का सुन रहा था, जिस तरीके से देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिस पे पूरा विश्व गर्व करता है, उनके 103 मिनट के भाषण को ये बेकार की बातें कर दी है। उन्होंने स्वदेशी की बात किया, इनको बेकार लगता है। उन्होंने सेना की बात किया, बेकार लगता है। उन्होंने सामर्थ्य की बात किया, बेकार लगता है। तो बताइए ना, किस मुद्दे पर ये लोग चाहते हैं बहस करना?
ठीक है। आज जिस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी का धर्मेंद्र जी आऊंगी, अभिभाषण बिलाल खान साहब देश आपके को- पास भी आऊंगी, लेकिन देश को अनंत अहमद जी गौरवान्वित किया है। एक ये सवाल का ऐसे- जवाब ऐसे दीजिएगा। लोग जो ये पाकिस्तान को सवाल खुश उठा भी करने है के लिए कुछ भी कि बोलते जब रहते हैं। मैं आ रही हूँ रंजन जी प्लीज, जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, 2 फेजेस के चुनाव बचे थे, तब जेपी नड्डा का ये बयान आया था कि अब हम आरएसएस पे डिपेंडेंट नहीं है। आज पीएम मोदी का ये बयान ऐसे वक्त आता है जब तमाम विपक्ष जो है ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत हो गई है। तो क्या ये जो डबल स्टैंडर्ड के बयान सामने आए हैं, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नहीं, कंचन जी, कभी भी हमारे पार्टी के किसी भी नेता ने आरएसएस के विषय में आरएसएस का नाम लेकर कभी उन्होंने कुछ नहीं अनंत कहा। अहमद जी, जेपी नड्डा ने कहा था, इंटरव्यू में RSS कहा का था, नाम कंचन जी उन्होंने कहा कि हमें नहीं, किसी इंटरव्यू की- में बोला था 2 फेजेस के हमें इलेक्शन किसी के फिलहाल सहयोग बचे की थे आवश्यकता लोकसभा नहीं है, ये कहा था में, कंचन और जी। ये भी एनालिसिस हुआ था कि इसीलिए जो एंड के 2 फेज के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसमें आप लोगों को वो कमी दर्ज करनी पड़ी थी। तो ये तो स्टेटमेंट सामने आया है अनंत अहमद जी। देखिए कंचन जी, आज का जो मुद्दा है, आज बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला के प्राचीर से जो कहा, वो प्रमुखता में है। आज उन्होंने जिस तरीके से आरएसएस की तारीफ की, उन्होंने भारत माता की बात करी, उन्होंने कहा कि किस तरह से 100 वर्षों में आरएसएस ने देश में काम किया है, वो मुख्य मुद्दा है। और ये जो विरोधी दलों का जो चलिए, आप सब बने रहेगा। इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां से तस्वीरें सामने आ रही है। क्योंकि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं अटारी बॉर्डर की, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसी मौके पर अटारी बॉर्डर की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग जगहों से आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आज आज़ादी के उस दिन को याद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं अटारी बॉर्डर की, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज आज़ादी के इस महादिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हर दिन ही किया जाता है। आज का ये भव्य आयोजन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां आज़ादी के जश्न को इस तरह से मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। देशभक्ति की गीत से पूरा आसमान गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आज ही के दिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी का ये जश्न पूरे देश में अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ हर घर तिरंगा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर जगह देशभक्ति के गीत से सराबोर माहौल नजर आ रहा है। अटारी बॉर्डर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में आज के दिन को मनाने के लिए, आज़ादी के इस दिन को मनाने के लिए, उसके जश्न को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ा दिन, आज के दिन देशभक्ति के गीत हर तरफ गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने अटारी बॉर्डर की देखी है, जहां पर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। बहरहाल आज के उस बयान पर चर्चा हो रही है जो पीएम मोदी ने लाल किले से दिया है। और इसी बीच एक बार फिर से रुक करते हैं अपने शो का। एडवोकेट बिलाल खान नेता हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिलाल खान जी, ऐसा क्यों सवाल उठाया जा रहा है, और ऐसा सवाल इस वक्त पर उठाया जा रहा है धर्मेंद्र जी, जब हमने देखा कि सदन न चलने देना पर लगातार विपक्ष का आरोप लगा था। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र सिंह जी कि एक मौका मिला विपक्षी पार्टियों को, एक बयान मिला और उस बयान पर आप लोगों ने घेरने की कोशिश की है? देखिए कंचन जी, 2 चीजें हैं। हमारे साथी अभी संघ का बचाव कर रहे थे आरएसएस का, लेकिन पंजाब थॉट्स में उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग ये हमारे अस्थायी दुश्मन हैं। उस पर ये लोग नहीं बोलते। अगर जो कोई इस विचारधारा का पोषक है तो भारत के संविधान के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री जी का उस संगठन का नाम लाल किले के प्राचीर से लेना संवैधानिक नहीं है। सिर्फ इतना कह रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया आज से नहीं कह रहे, लगातार कह रहे। स्वागत है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात पूरा देश जानता है, लेकिन पिछले 11 साल जिस अमेरिका के पीछे होकर के पूरी फॉरेन पॉलिसी को, जिस अमेरिकन सामानों के इंपोर्ट पर पूरा जोर दे करके पीछे पड़े प्रधानमंत्री जी, वो कहा गया आपके परंपरागत विरोधी पाकिस्तान की गोद में बैठ गया, पाकिस्तान को अपना नजदीकी बताने लगा, भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने लगा। इवन जो तमाम दुनिया के देश जो अमेरिका के परंपरागत विरोधी हैं, उनके खिलाफ उसकी जबान बंद हो गई, सिर्फ भारत खिलाफ बोल रहा है। और धर्मेंद्र सिंह जी, फॉरेन पॉलिसीज पर इस तरह की टिप्पणी करना आप पर शोभा नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, हम उस देश में रहते हैं जहां देश के किसान के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें निकाली जाती है,
क्या अरे भाई, मेरी टैरिफ बात लगना सुनिए, था? आप- इसके लिए भारत आप पहले से ही तो- तैयार था। अरे क्या भाई, मेरी टैरिफ बात लगना सुनिए था तो। धर्मेंद्र सिंह जी? इसके अगर लिए तो आप भारत मेरी बात पहले नहीं से, सुनेंगे, आपको समझेंगे तो आत्मनिर्भर यही तो मेरा भारत के कहना लिए है। आपको भी जोर यही तो जोर से मेरा इसका कहना है प्रचार कि करना आप- चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको यही तो- आत्मनिर्भर भारत नहीं, के लिए यही प्रचार तो- नहीं करना अरे, चाहिए। माना कि आपकी कंचन जी, वैचारिक मेरी बात लड़ाई समझ होगी जाएंगे, भाजपा समझ से, जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। इनिशिएटिव अरे, ऐसे होते हैं कंचन जिस जी, पर आपको सरकार का कंचन समर्थन जी, करना चाहिए। अरे, क्या आप कंचन मेक इन जी, इंडिया के खिलाफ कंचन हैं? जी, क्या आप तमाम उन कंचन जी, उद्योगपतियों के खिलाफ है जो मेक इन अरे, इंडिया मेरी के बात जरिए इस सुनिए, देश को आगे बढ़ा रहे हैं? अपने शब्दों को आप हम अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुनिए। हम मेक कह इन रहे हैं, इंडिया से अमेरिका क्या ने प्रॉब्लम है हमें कोई सर? ये दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छा मेक इन इनिशिएटिव है इंडिया- सरकार का। अरे सुनिए तो, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कहां से हुई तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप अमेरिका के खिलाफ फिर चाइना गोद बैठने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी आपकी जमीन कब्जा किया है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर, उसके साथ उसके व्यापारिक रिश्ते हैं, आपके उसके सामरिक रिश्ते हैं। आप समस्या इस बात की है कि आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होने वाला, ये महत्वपूर्ण। दूसरी बात, मेक इन इंडिया जब हम अपनी IIT, IIM, अपनी UGC, इसरो लेकर के आए थे, उसी दिन मेक इन इंडिया की नींव पड़ गई, तो उसको एक्सपेंशन की जरूरत थी। हम अपना परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में हमारा बना था, DAE, CSIR 1942 में बना था, ICMR, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही थी। धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि भले ही आपके मत कितने क्यों ना हो सरकार से, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग जनता की आवाज सदन में उठाते हैं, लेकिन जो सरकार के अच्छे काम होते हैं, जो देश के लिए काम होते हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए। क्या आपको रंजन सिंह जी ऐसा नहीं लगता है? भले ही तमाम पार्टियां विपक्ष में है। आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास, संदीप मिश्रा जी के भी पास जाऊंगी। अच्छा संदीप मिश्रा जी, आप अपना रिएक्शन दे दीजिएगा, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है, ऐसे वक्त में किया है जब हम 50% टैरिफ देश में अमेरिका की तरफ से लाता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे दो बातें हैं कंचन जी। पहली बात तो आप धर्मेंद्र जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, भाई मेक इन इंडिया इतना सफल है कि आज अमेरिका कह रहा है मेक इन अमेरिका। वह हाथ जोड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ आके नहीं बनाएगा। आखिर मोदी जी ने तो कम से कम 10 साल पहले इस बात को सोच लिया, जो अमेरिका आज समझ पा रहा है कि भारत की शक्ति अगर बढ़ी है तो इसलिए बढ़ी है कि विश्व की सारी कंपनियां भारत में आकर के निर्माण कर रही हैं, और भारत में निर्माण करने के नाते भारत आज एक 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पे खड़ा हो गया है और तीसरी बनने के लिए उनके दरवाजे पे है। तो इस बात को चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं संदीप जी, हम चौथे नंबर पर है, तीसरी बनने वाले हैं हम। लेकिन जो बात अमेरिका को समझ में आ गई वो हमारे पीडीए का मंत्र जपने वाले भाई को नहीं समझ में आ रहा है। इनको केवल पीडीए करना है, पीडीए के अलावा कुछ नहीं करना है। अर्थव्यवस्था पे भाषण से मत कराइए, सीधी सी बात है। अगर आरएसएस से इतनी दिक्कत है तो कहिए आरएसएस अगर शाखा में अपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो यह गलत करता है। सबको जाति पाति में बांट के रखना चाहिए आरएसएस को, कहिए ना इस बात को। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए इसका। आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास। धर्मेंद्र जी, पीडीए से दो चीज संदीप जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीडीए से इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कि पिछड़ों को, दलितों को, मार्जिनाइज लोगों को, अगड़ों को, जो समाज के सारे लोगों, उनको लगातार सामंती लोग दबा के रखे हैं, उनका हकमारी किए हैं, उनको समाज से मुख्य धारा से काट के रखना चाहते हैं। इसलिए पीडीए के नाम से बौखलाहट आ जाती है। अरे अमेरिका आपकी कॉपी कर रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमें गर्व है मेक इन इंडिया हो। लेकिन आप ये बताइए कि अमेरिका से इंपोर्ट आयात हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के नारे के बाद कितना बढ़ा, क्या गुना बढ़ गया मोदी जी के राह में? ये महत्वपूर्ण है। किस पैरामीटर से आप नापते हैं? अगर हमारा मेक इन इंडिया मजबूत था तो हमको अमेरिका से जो हम 2024 धर्मेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि आज इस मंच से आपको ये बोलना चाहिए कि हमारा मेक इन इंडिया मजबूत है या नहीं मजबूत है। ये देश की बात होती है, जब बात देश की होती है तो आपको अपनी सारी वैचारिक लड़ाई पीछे रखनी चाहिए। आनंद जी, ये वो वक्त ही नहीं है, ना ही ये वो दिन है, ना ही ये वो मंच है जहां मैं ये सुनूंगी या सुनने दूंगी कि मेक इन इंडिया अच्छा इनिशिएटिव नहीं है। मुझे लगता है मेक इन इंडिया के जरिए सरकार ने इस देश में तमाम उद्योगपतियों के लिए एक आसान राह खड़ी की है। निश्चित तौर पे कंचन जी, बार बार आपने भी पूछा पीडीए को लेके और मिश्रा भाई साहब ने भी पूछा, लेकिन हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र सिंह ने उसका जवाब नहीं दिया। बेसिकली आपने एक बड़ा अच्छा बीच में सवाल भी किया, वो धर्मेंद्र भाई साहब ने शायद ध्यान से नहीं सुना। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पारिवारिक डेमोक्रेटिक अलायंस की कल एक विधायिका, सपा की विधायक विधानसभा में सरकार की तारीफ करती है, और यही पीडीए वाले पारिवारिक डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता
उनको पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसी भी दल का नेता हो, अगर सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो यह दायित्व बनता है कि उनकी तारीफ करे। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर की बात हो रही है और अन्य मुद्दों पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जिस तरीके से कहा है, पूरा देश और पूरा दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री जी के भाषण पे था। और प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात 11 वर्षों के दौरान पूरे देश में उन्होंने चाहे वो सेना का मनोबल की बात हो, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो, आत्मनिर्भर बनने की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, देश लेकिन के आनंद आंतरिक अमित जी, सुरक्षा आपको की क्या बात लगता हो। है इतनी बड़ी बड़ी बातें जो पीएम मोदी की तरफ से की गई थी ऐसे वक्त में जब अमेरिका के टैरिफ पर हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं, जब ब्रिक्स की मजबूती और साफ तौर पर देखने को मिल रही है, पुतिन यहां पर आएंगे, ब्राजील के जो पीएम है वो अगले साल यहां पर आ सकते हैं, इंडिया की चीन से मुलाकात हो रही है, इन तमाम मुद्दों के बीच में इन सबको दरकिनार करते हुए विपक्ष ने सिर्फ एक लाइन पकड़ी, आरएसएस। क्या आपको लगता है कि ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष एक नैरेटिव बिल्ड करता है, जिस पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की भी कोशिश की जा रही है? यहां तो धर्मेंद्र जी आत्मनिर्भर भारत के लिए अलग बातें कर रहे हैं। देखिए कंचन जी, हम तो इंडी गठबंधन को चाहे कांग्रेस हो या आप हो या सपा हो, मैं 2 लाइन में ही इनको कहना चाहता हूं। एक कहावत है, कहते हैं ना, तू कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। ये माननीय मोदी जी ने 11 वर्षों में देश में करके दिखाने का काम किया है। आज जो ये तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर गए हैं, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे, तो कांग्रेस के मित्र से पूछिए कंचन जी, कांग्रेस का संस्थापक कौन था? शायद इनको उनका नाम नहीं मालूम होगा, उनका नाम एलिन ऑक्टियम म्यून था, लेकिन इनको नहीं पता होगा वो कौन थे। वो ब्रिटिश शासक के उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, और ऐसे 4 कांग्रेस के अध्यक्ष हुए जो कि ब्रिटिश शासक के सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन आरएसएस की जो भूमिका रही है देश में निर्माण में और देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाने से तमाम ऐसे चीजों में, हमारे मित्र ने कहा कि चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको अगर कोई किसी तरह की कोई घटना घटती है तो एनडीआरएफ अगर साथ जा रहा है तो आरएसएस को लोग भी मिलेंगे आपको। आप उत्तराखंड में चले जाइए, किश्तवाड़ में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए कंचन जी, आपको स्वयं सेवक आपको मिलेगा, देश की सेवा करते हुए मिलेगा, और ऐसे स्थिति में मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये आरएसएस ही बताता है, ये आरएसएस ही सिखाता है। प्रोफेसर राहुल आर्यन जी, आरएसएस की क्या भूमिका, क्या योगदान देश में रहा है, ये सबके सामने है। आरएसएस की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, आरएसएस की तरफ से कई तरह के बयान भी सामने दिए जाते हैं। आरएसएस खुद ये कहते हुए नजर आता है कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी विचारधारा में बदलाव लाने की जरूरत है। तो आरएसएस में ही वो बदलाव वक्त के साथ साथ देखने को मिला है, और देश प्रेम के लिए भी आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या इस बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जो बात आप कह रही हैं, आरएसएस स्वदेशी की बात करता है, आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, दोनों लगभग मिलती जुलती बात है। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो 2014 में कई ऐसे सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए ओपन कर दिए थे, जो सेक्टर पहले से भी ओपन नहीं था। तो दरअसल 2014 में जो प्रधानमंत्री कर रहे थे वो आरएसएस के विरोध में कर रहे थे। आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो आरएसएस के साथ में कर रहे हैं। तो मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही कहा कि आज प्रधानमंत्री को आरएसएस की जरूरत है। वो अपने रिटायरमेंट के करीब खड़े हैं और वो अपनी उम्र कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं। एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं, आज टैरिफ भारत पे भी लगा है, चीन पे 130% टैरिफ लगा था, लेकिन चीन ने उसको नेगोशिएट करके लगभग 30% पे ला दिया। वो कैसे संभव हुआ? उसके पीछे 2 कारण है। चीन के पास जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो चीन का एग्रीकल्चर इंपोर्ट है अमेरिका से, इन दोनों चीजों को चीन ने ट्रेड डाइवर्सिफाई करके काउंटर कर लिया। भारत के पास क्या वैसे विकल्प हैं? 11 सालों में प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि हमें अमेरिका को काउंटर करने के लिए क्या ऐसा कोई विकल्प हमारे पास है? मैं आपको 3-4 उदाहरण दे रहा हूं। तमिलनाडु में जो हमारे कॉटन और कपड़ों के टेक्सटाइल का जो निर्यात है अमेरिका का, और लगभग 70% तक कम हो चुका है। आगरा के जो लेदर शू इंडस्ट्री है वो लगभग उनके ऑर्डर बुक होने कम हो गए। क्या प्रधानमंत्री ने इन चीजों का पहले से तैयारी कर रखा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम करेंगे? सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, आप बात को समझिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके पास दूसरा विकल्प क्या है। प्रधानमंत्री, अगर भारत और भारत की अर्थव्यवस्था की तैयारी नहीं होती, क्योंकि जब भी हम बात व्यापार की करते हैं, जब भी हम बात ट्रेड की करते हैं, वो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तो हम 5वें से चौथे नंबर पर कैसे आते, और हम तीसरे पर जाने की तैयारी, तीसरे पर जाने की चर्चा किस तरह करते? कंचना जी, हम किसके ऊपर आए हैं? जापान के। तो कितनी आबादी है जापान की? कितनी आबादी है जापान की? आप अगर नंबर में आगे बढ़ रहे हैं, और आप ये भी तो बताइए, यूएस और चाइना के करीब आ रहे हैं,
आप नहीं नहीं मनी नहीं, के बिल्कुल नहीं आ पीछे रहे। रहे 25 हैं, ट्रिलियन तो 25 क्या ट्रिलियन की आपको इस बिल्कुल नहीं बात आ का रहे दुख हो कंचना रहा जी। है राहुल आर्यन 5 जी? गुना पीछे है, 5 गुना पीछे हैं हम, 5 गुना पीछे हैं, बिल्कुल करीब नहीं आ रहे। नंबर्स गेम से आप तथ्यों को मत बदल दीजिए। अरे कितनी नंबर इनइक्वालिटी गेम बढ़ी से है, ही तो फैक्ट्स रखेंगे सर। तो जो बताइए कितने स्टैट्स ट्रिलियन सामने है आएंगे भारत की उसी अर्थव्यवस्था से तो कितने ट्रिलियन रखेंगे। की है? जो कितने स्टैट्स ट्रिलियन जो की भारत की नंबर अर्थव्यवस्था सामने है आएंगे, कंचना जी? रंजन सिंह जी, 3 क्या अब चलिए, अब तक तो हम कितने सुनते थे ट्रिलियन की है? ईडी आप एक गलत बार है, फिगर चला दीजिए सीबीआई कि गलत 3 है, ट्रिलियन चुनाव आयोग नहीं, गलत 20 है, 25 हर संवैधानिक बॉडी जो है वो गलत है। अब तो ये स्टैट्स जो इकोनॉमी को लेकर आ रहे हैं उसको भी गलत ठुकरा रहे हैं। तो क्या हम लोग समझे रंजन जी, क्या बैकग्राउंड, क्या पैरामीटर बनाएंगे? जी गलत गलत तब हो जाती है, सारे संस्थाएं और सारे एजेंडा तब गलत हो जाता है जब इनका मंसूबा सफल नहीं हो रहा होता है। जब इनका मंसूबा कामयाब जहां पर हो जाता है ये सारी चीजें सही रहती है। जब इनका मंसूबा में अपना कामयाब नहीं होते हैं, जब तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ये सारी चीजें गलत हो जाती है। अभी मैं सुन रहा था ये मेक इन इंडिया पर जिस तरह से प्रहार ये कर रहे थे, मेक इन इंडिया राष्ट्र का गौरव है जो सड़क से लेकर आसमान तक पीएम मोदी ने ये बता दिया है दुनिया को कि अभी जो चाहे स्ट्राइक हुआ हो, चाहे अभी आपने देखा होगा पहले भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या एयर स्ट्राइक जो हमने किया, उसमें 100% हमने मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करके, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, आदरणीय मोदी जी ने मीडिया के सामने आकर बोला कि भाई इस तरीके का मेक इन इंडिया से हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हर जगह मेक इन इंडिया को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हम बात कंचन जी ये नहीं है कि इनको देखिए, विरोधी जो होता है, विपक्ष होता है, मीडिया जो होता है, लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होती है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ये सरकार का विरोध करने के लिए ये राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं। सरकार के गलत नीतियों का विरोध इनको करना चाहिए, तो सरकार के क्या बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? रिफाइंड नहीं कर पाते हैं, ये रिफाइंड नहीं कर पाते हैं और उसके आड़ में ये देश का विरोध करने कि अब मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विपक्ष का डिबेट जब भी पाकिस्तान में सुना जाता होगा, अगर आपका चैनल सुने जाते होंगे पाकिस्तान में, तो हर पाकिस्तानी इनके डिबेट से खुश होते होंगे। हर एक विपक्ष के मुद्दों से, बातों से खुश होते होंगे। रंजन सिंह ने बहुत अहम बात बोली है संदीप मिश्रा जी कि आप सरकार का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और आप देखिए आज कितनी खूबसूरत तस्वीरें सुबह सामने आ रही थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन सिंदूर का वो झंडा लेकर पुष्प वर्षा की जा रही थी तमाम देशभक्तों पर जो वहां पर मौजूद थे। तो भारत कितना बदला है, आरएसएस का कितना बड़ा योगदान रहा है इस देश में, ये तो जग जाहिर है। और अगर इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हैं उस वक्त में, आज भी उस वक्त में जब हम बीजेपी को कहीं ना कहीं आरएसएस से जोड़कर हर तरफ से देखते हैं, तो उसमें इसको गलत, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, आज मैं जा रहा था तो एक तरफ से भारतीय तिरंगा लेकर के एक भीड़ निकल रही थी जिसके कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे। वहां पर किसी की जाति कोई नहीं पूछ रहा था, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा था और भारत माता की जय करके लोग निकल रहे थे। यही चूक हो जाती है कांग्रेस और बाकी पीडीए जैसे लोगों को। जब आप लोग समझते पाते हैं कि चुनाव आ रहा है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ अपना काम कर चुका होता है। जो उस तिरंगे को लेकर भारत माता की जय का नारा लगाया है, क्या वह उस व्यक्ति के साथ जा सकता है जहां पर भारत के बारे में नकारात्मक बातें हो रही हैं, जहां पर सेना के बारे में नकारात्मक बातें हो रही हों? आप सोचिए, जो युवा उस भीड़ का हिस्सा होगा तिरंगा का, क्या इनके साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। तो आप चुनाव प्रचार में भीड़ को बुलाते हैं और यहां अनजाने में संघ और भारतीय जनता पार्टी तब तक अपना प्रचार कर चुकी होती। एक बार मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द प्रयोग किए, किसान, मछुआरे। उन्होंने किसान चाहते तो खेती करने वाली 4 जातियों का नाम ले सकते थे। मछुआरों के लिए वो निषाद राज शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जाति का प्रयोग नहीं किया, काम करने वाले का प्रयोग किया। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेती करने वाले, मछुआरे, हम इनके हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, तो निश्चित ही यह सब बयान जो है कहीं न कहीं इन लोगों के एजेंडे को अटैक करता है, जहां पर 3 जातियां 4 जातियां लेकर के संदीप मिश्रा जी, आज का स्पीच तो अमेरिका में भी सुना जा रहा होगा, उनके माइंडसेट को बदला जा रहा होगा। जिस तरह से अमेरिका तरह तरह की टिप्पणी और तरह तरह की टैरिफ लगा रहा है, ये संदेश सिर्फ देश को नहीं था, मुझे लगता है विदेश में भी इसकी गूंज गूंजी होगी।
आज का संबोधन पूरी दुनिया सुन रही होगी कि जिस तरह से ट्रंप के सामने मोदी जी खड़े हुए हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करें तो हर जगह की मीडिया में बहस चल रही है कि भारत ने किस तरह से वैश्विक ऑर्डर को बदला है। आज हमारे पास एक कॉल आई थी जो चाइना में रहते हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि पहली बार भारत की दवाएं चाइना इंपोर्ट हुई हैं और वहां पहुंची और चाइना ने अलाउ किया है इस चीज को। मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात बोल रहा हूं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, तथ्य के साथ बोल रहा हूं। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वैश्विक ऑर्डर जब बदलता है तो रिश्ते भी बदलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई चीज परमानेंट नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो सकता है फोटो खिंचाई जाए मोदी के साथ, लेकिन अगर भारत का हित चाइना के साथ जा रहा है तो हम चाइना के साथ भी खड़े होंगे, उत्तर कोरिया के साथ भी खड़े होंगे। लेकिन जरूरी है भारत के 140 करोड़ भारतीयों का हित, और शायद संघ इसी की बात करता है, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है। संघ आखिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी तो संघ में है, आप ये समझिए ना, आदिवासी कल्याण आश्रम में है, सारी चीजें हैं। तो हर किसी को, सबको लेके संघ चल रहा है, और जाति राजनीति करने वालों को जो है समस्या तो संघ से होगी। और आपने जो कहा कि संघ के बयान से दिक्कत क्यों हो रही, इसीलिए हो रही है कि बिहार में आने वाला चुनाव है, और ऐसे समय में अगर संघ समाज को जोड़ने की बात करने लगेगा तो फिर तोड़ने वाली बात हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है अमित जी, क्योंकि हम क्लोजिंग के टुवर्ड्स जा रहे हैं, अनंत अमित जी, कई अहम बातें हैं जो आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में की थी। हालांकि आरएसएस वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष अपने अपने बयान तो देने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से इसे चिंताजनक भी कहा गया है। लेकिन अगर ओवरऑल उनके संबोधन को देखा जाए तो किसानों का जिक्र, मछुआरों का जिक्र, युवाओं का जिक्र, देश में जो लोग काम कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे लगता है जब ऐसा संबोधन आप आज के दिन देते हैं जिस दिन देश 1947 में आजाद हुआ था, तो इसका असर इस हिंदुस्तान को पूरे तौर पर पड़ता है। एक मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी जो आज इस डर में बैठा होगा कि जिनका ट्रेड होता होगा अमेरिका से, उनका डर खत्म होगा, वो फियर खत्म हुआ होगा, क्योंकि देश का शीर्ष नेतृत्व ये बात कह रहा है। देखिए कंचन जी, आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा कि देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, निश्चित तौर पे जैसा संदीप मिश्रा भाई साहब ने कहा, आज पूरी दुनिया की आंख की टकटकी लगाए हुए लाल किला के ऊपर था कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहे होंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के युवाओं के साथ साथ दुनिया के उन तमाम लोगों को यह मैसेज दिया है कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, भारत अपना लड़ाई लड़ना जानता है और भारत को मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया में को मैसेज दे रहा है, और आज जिस तरीके से पूरे 140 करोड़ जनता के बीच में आज एक मैसेज गया है, ये उत्साहित मैसेज है, और हमें लग रहा है कि आने वाला समय देश और दुनिया में भारत का डंका और मजबूती के साथ बजने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज कई अहम बातें पीएम मोदी ने अपने मन से बोली है, और उस बात में आरएसएस का भी जिक्र किया गया है, और किस तरह से आरएसएस ने देश को और ज़्यादा मजबूत बनाया है, आरएसएस का क्या योगदान रहा है, उसकी चर्चा लाल किले से की है। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, इसी पर हमने चर्चा की है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।